नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर है, जहां जिला मुख्यालय में कार्यकर्ता संवाद एवं होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मिलन कार्यक्रम में महिलाओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली भी खेली। और ये तस्वीरें उसी समारोह की है जहां पर कार्यकर्ता संवाद हुआ और खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली भी खेलते हुए नजर आए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन, अलर्ट मोड पर आयकर विभाग। काले धन पर लगाम लगाने के लिए विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। चुनाव में अवैध धन पर लगाम लगाने की कवायद की जा रही है। प्रदेश में 100 आयकर अधिकारियों की टीम तैनात की गई है। 5 लोकसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव के दौरान वोट डाले जाएंगे और चुनाव में अवैध धन पर लगाम लगाने की कवायद लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। आयकर विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, चूंकि 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। संजय, तो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है आयकर विभाग, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है विभाग की तरफ से? मोनिका, निश्चित तौर पर उत्तराखंड प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। लोकसभा चुनाव को लेकर जो प्रशासन है पूरी तैयारियां कर ली है। 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं, उससे पहले सभी जो विभाग है वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब आयकर विभाग भी पूरी तरह मैदान में उतर चुका है। 100 से ज्यादा अधिकारी तैनात किए गए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब चुनाव का दौर होता है तो उस वक्त जो काला धन होता है वो इधर से उधर किया जाता है। मतदाताओं को लोग लुभाने के लिए बड़े बड़े वायदे भी किए जाते हैं, धन का लालच दिया जाता है, जिसके चलते जो आयकर की टीमें हैं वो पूरी तरह तैनात है। उसमें जो एयर इंटेलिजेंस है वो एयरपोर्ट वगैरह। बिल्कुल संजय, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि काला धन कहीं बाहर से तो नहीं आ रहा है, कहीं कैश किसी दूसरे जगह से तो नहीं आ रहा है। तो इसी के मद्देनजर जाहिर तौर पर अगर हम बात करें स्टेशन पर या फिर बस अड्डों की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरह की तैयारियां की जा रही है? देखिए मोनिका, लगातार ही अगर उत्तराखंड के तमाम बॉर्डरों की बात की जाए तो सबसे पहले वहां पर पुलिस की पैनी नजर है और साथ ही साथ वहां पर आयकर अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अगर हवाई अड्डे की बात की जाए, बस स्टैंड की बात की जाए, रेलवे स्टेशन की बात की जाए, वहां पर भी पूरी तरह जो आयकर अधिकारी है उनकी तैनाती की गई है। तमाम जो इंटेलिजेंस अधिकारी है, उसके साथ ही साथ जो खुफिया विभाग है वो भी वहां पर तैनात किए गए हैं। कहीं से भी अगर काला धन आता है या फिर कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह। चलिए संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। इस खबर पर बातचीत के लिए शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे हम। फिलहाल बात करेंगे हम आगे अगली खबर की। असम से पकड़ा गया पाकिस्तानी एजेंसी ISIS एजेंट हासिम फारूकी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से इसका कनेक्शन निकला है। उसके पीछे कई बार देश की खुफिया एजेंसी के लोग देहरादून पहुंचे हैं। फारूकी देहरादून के रहने वाले एक यूनानी हकीम का बेटा बताया जा रहा है। वहीं SSP देहरादून के मुताबिक फारूकी पिछले 10 साल से देहरादून नहीं आया। फारूकी की खोज खबर के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी भी कई दफा देहरादून आ चुकी है। बताया जा रहा है कि उसका पिता भी पिछले कई दिनों से गायब है। हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि उसका पिता गायब है या नहीं। पुलिस जांच कर रही है। बताया जाता है कि पकड़े गए ISIS के दोनों, फारूकी और उसका दोस्त, काफी खतरनाक आतंकी है। असम के धबुरी जिले में जो है ISIS का जो इंडियन हैंडलर था उसकी गिरफ्तारी कल हुई थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा शेयर की गई थी। चूंकि यह मूल रूप से यहाँ पर पहले इनके जो फादर और फैमिली है यहाँ पर रह रहे हैं और हारिस फारूकी करीब विगत 10-12 सालों से जब से वालीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहां गया पढ़ाई के लिए, तब से वो अपने घर वापस नहीं आए, ना ही घर के किसी संपर्क में था। बीच बीच में इंटेलिजेंस एजेंसीज और अन्य एजेंसीज द्वारा जब इनपुट प्राप्त हुए थे उसके आधार पर जिला पुलिस और अन्य एजेंसीज ने इसको वेरिफिकेशन भी किया था और पूरी बात तहकीकात में निकली थी कि वो यहाँ पर लगातार 10-12 सालों से न कभी आया है, न फैमिली मेंबर या किसी के टच में है। चूंकि इस तरह की वो गतिविधियों में शामिल था, इसके कारण वो कभी भी देहरादून नहीं आया। लेकिन इस पर लगातार निगरानी पुलिस द्वारा और इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा उत्तराखंड में
में रखी जा रही थी और ये सूचना प्राप्त होने के बाद इसकी कल गिरफ्तारी बॉर्डर क्षेत्र से हुई है। तो जो भी इंटेलिजेंस इनपुट शेयर किए जाएंगे उसके आधार पर जिला पुलिस और यहाँ की एजेंसी इसमें आगे वर्क करेंगी। खबर पर भी अपडेट के लिए हमारे साथ संजय पुंडीर लगातार बने हुए हैं। संजय, देहरादून का कनेक्शन निकला है, लेकिन फिलहाल पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? क्या उसके जो करीबी लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन्हें भी हिरासत में लिया जा रहा है या उनसे पूछताछ की जा रही है? से जिस तरह से ISI एक्ट हासिम फारूकी पकड़ा गया है, उसके बाद उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कनेक्शन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के डालनवाला से है। वहां पर जो इसका परिवार है वो 10 वर्षों से रहता है। हालांकि पहले भी जो देश की खुफिया एजेंसी है वो कई बार देहरादून आ चुकी है, इसके परिवार पर कर चुकी है। इसके पिता को भी कई बार पूछताछ के लिए देहरादून पुलिस ने, लेकिन अभी ये कहना संभव नहीं होगा क्योंकि इसके पिता भी कई दिन से बताए जा रहे हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे जो हासिम फारूकी था वो आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था। वो और उसका दोस्त बीते दिनों से लगातार ही देश के कई हिस्सों में अपना आतंकी जाल बिछा रहे थे, लोगों को अपने गिरोह में भर्ती कर रहे थे और कई जगह इनके जो ईडी ब्लास्ट है उसकी भी प्लानिंग कर रहे थे। ये कह सकते हैं कि जिस तरह से ये पकड़ा गया है उसके बाद जो उत्तराखंड पुलिस है पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, क्योंकि आपने अभी जो जब उनके एसएसपी है उनको भी सुना है, उनका भी यही कहना है कि हर संभव कोशिश की जा रही है। चलिए संजय, शुक्रिया तमाम बातचीत जानकारी के लिए। तो पुलिस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है पता लगाने की कि आखिर क्या कनेक्शन है उसका, किस तरह से उसके परिवार के लोगों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। आपका अगली खबर का रुख करेंगे। टिहरी लोकसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले दिन उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 5 लोगों ने 6 नामांकन पत्र लिए हैं, लेकिन जमा किसी ने नहीं करवाया है। बता दें कि नामांकन प्रक्रिया कलेक्ट्रेट में सुबह 11 बजे शुरू हुई। सुरक्षा के लिए नामांकन कक्ष के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया। पहले दिन उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार, भारतीय राष्ट्रीय एकता दल के ब्रजभूषण करणवाल, राष्ट्रीय उत्तराखंड पार्टी के नवनीत गुसाई, निर्दलीय सरदार खान और यशवीर आर्य ने नामांकन पत्र लिए हैं। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सोनिका ने बताया कि 27 मार्च तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। इस बीच 3 दिन सार्वजनिक अवकाश है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से धारा 144 भी यहां पर लागू है। 3 बजे का समय है और 27 तारीख तक आके नॉमिनेशन दिए जा सकते हैं। इसके अंदर 3 दिन क्योंकि सार्वजनिक अवकाश है, उन 3 दिन को छोड़ के सभी दिन में आके 11 से 3 बजे पर कोई भी आके अपना धारा 144 लगाई हुई है और क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारी हैंडबुक है कि जो अंदर नॉमिनेशन पेपर देने के लिए 1+4 जो कैंडिडेट और उनके साथ 4 लोग आ सकते हैं और जो अंदर का जो प्रोटोकॉल है वो क्लियरली मेंशन है। और लोकसभा चुनाव के लिए गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने पिंडर घाटी में समर्थकों के साथ रोड शो किया। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बाजारों में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत में नारेबाजी करते हुए जोरदार अभिनंदन किया। बलूनी का रोड शो आर्मी बैंड की धुन से शुरू हुआ, जो मुख्य बाजार होते हुए केदारनाथ तिराहे तक पहुंचा। प्रत्याशी अनिल बलूनी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपका प्रतिनिधि बनकर आपकी अपेक्षाओं पर हर समय खड़ा उतरूंगा। वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आज तरक्की कर विश्व में एक नई पहचान बना रहा है और उन्हीं के दिशा निर्देश में देश के हर क्षेत्र का विकास हो रहा है। और आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की तैयारियां लगातार जारी है। बीजेपी समाज के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर महाजनसंपर्क अभियान का शुभारंभ करेगी। इसके साथ ही मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अभियान चला रही है। साथ ही बुजुर्ग मतदाताओं के आशीर्वाद के साथ बीजेपी अपने प्रचार प्रसार का शंखनाद करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास हो रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम तय किया है कि 85 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं उनका आशीर्वाद लेकर के मोदी जी भी जहां जहां जाते हैं वो भी बुजुर्गों का आशीर्वाद देकर के कामों को प्रारंभ करते हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी हमने ये तय किया कि 85 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं उनके घर घर जा कर के
उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसके लिए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, माल्यार्पण करेंगे और उनका आशीर्वाद पार्टी की विजय के लिए लेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारे सहयोगी जसवीर सिंह ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, भाजपा पूरे फॉर्म में नजर आ रही है, यानी कि एक तरह से टॉप गियर में दिख रही है। हमारे साथ में हरिद्वार लोकसभा से प्रत्याशी हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। बात कर लेते हैं। सर, भाजपा पूरे देश में मोदी गारंटी पे चुनाव लड़ रही है, उन्होंने कई गारंटी दी है, हरिद्वार लोकसभा के लिए आपकी कोई अलग गारंटी है? नहीं, देखिए, लोकसभा का चुनाव है और पूरा देश एक बार फिर माननीय नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है और मैं समझता हूं कि जब मुखिया की गारंटी हो गई तो बाकी की गारंटी की आवश्यकता ही नहीं है। मेरा जो मुख्यमंत्री के नाते, मंत्री के नाते जो मैंने इस उत्तराखंड राज्य के लिए जो भी मैं योगदान कर पाया उसको सब लोग जानते हैं। मेरे बारे में मुझे लगता कि कोई बताने की ज़रूरत नहीं है और निश्चित रूप से जब मुझे जानते हैं कि प्रत्याशी हूँ मैं, तो लोग सब चीज़ समझते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। अगर मैं कहूँ तो हमको संतुलित विकास, नियोजित विकास, ये हमारी भविष्य की योजना होगी। जी। क्योंकि शहर और गांव और शहर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। शहर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और गांव कंज्यूमर है। जी। अगर कंज्यूमर की जेब में पैसा नहीं है तो खरीद नहीं सकता। बिल्कुल। और अगर जो सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर है जी, उसके पास उत्पाद है और उसकी जेब में पैसा नहीं तो खरीदार नहीं। इसलिए आपस की निर्भरता है एक दूसरे की, गांव और शहर की। तो हम गांव और शहर के सबके विकास के लिए काम करेंगे। सर, हरिद्वार लोकसभा सीट पर किससे मुकाबला मानते हैं? अभी वैसे कांग्रेस ने टिकट फाइनल नहीं हुआ, लगभग हो गया लेकिन डिक्लेयर नहीं किया, बसपा का भी नहीं हुआ, क्या मानते हैं आप? नहीं, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। अब किसी को हमसे लड़ना हो तो लड़ ले। सर, त्रिवेंद्र सिंह रावत की चूंकि 10 साल से आप ही की पार्टी के यहाँ सांसद रहे हैं, कितना अंतर मानते हैं कि लोगों में अभी आपके सामने जो लोग आ रहे हैं कुछ ना कुछ बातें रख भी रहे होंगे, कुछ थोड़ा सा? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ कोई भी सांसद बने, कोई भी विधायक बने, पार्टी जिम्मेदारी देती है, उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन करते हैं। आज पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं उसको निभाऊंगा। चलिए, तो एक जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाएंगे और साफ तौर पर इन्होंने दावा किया कि हम केवल फूल के, यानी कमल के फूल पर चुनाव लड़ते हैं। हर कार्यकर्ता उत्साहित है और इस बार उन्होंने दावा किया कि 5 लाख से ज्यादा के मतों से जीतकर वो लोकसभा जाएंगे। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस हरिद्वार और नैनीताल सीट पर फंस गई है। प्रत्याशियों के नामों पर अंदर खाने माथापच्ची चल रही है, लेकिन फैसला अटका हुआ है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रदेश की हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशी घोषित होने की संभावना जाहिर की जा रही थी। इससे पहले प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी ने भी प्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की, लेकिन अभी प्रत्याशियों पर फैसला अटका हुआ है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि कांग्रेस जल्द ही अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी, तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संजीव वर्मा का कहना है कि कांग्रेस में अब कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशी ही घोषित नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही अपने घुटने टेक दिए हैं। खबर लक्सर से है। भारतीय किसान यूनियन पटेल गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी किरत सिंह ने कई कार्यकर्ताओं के साथ तहसील मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान से मुलाकात की और उन्हें बताया कि बिजली विभाग के कर्मचारी बाढ़ प्रभावित किसानों को टॉर्चर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश जानता है, खासतौर पर सरकार के सभी नुमाइंदे जानते हैं कि हरिद्वार देहात, लक्सर और उसके आसपास का इलाका पिछले दिनों आई भीषण बाढ़ से प्रभावित हुआ था। इसके चलते किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी। किसानों की फसलों के बीमा की राशि तो काट ली गई, लेकिन उन्हें नुकसान का मुआवजा नहीं दिया गया। एसडीएम ने अधिकारियों से बातचीत कर समाधान करने का भरोसा दिया है। किसान की पहली तो बिजली पर पेनल्टी माफ की बात होती, हर साल होती। इन्हें ओट चाह रही, पेनल्टी माफ कर दो। किसान की दुर्गति हो रही। पहले यहाँ से बाढ़ आई, गन्ना नष्ट हुआ, उसका रिकॉर्ड फैक्ट्री में भी हो, आधे से कम रहा है साल पिराई सत्र, और उसके बाद में ओला पड़ा,
सारी सरसों और ये गेहूं की फसल नष्ट कर दी। इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। किसान की दुर्गति हो रही, किसान वेल टैलेंटेड पा लिया, सरकार चुनाव के लिए तैयार खड़ी, किसान के बारे में कोई सोच नहीं रहा। मेरा तो ये कहना, सरकार के कान पर कोई जू नहीं चल रही। किसान यूनियन पटेल की एक मीटिंग हुई आज और उसमें विचार रखे गए, हमारी फसल अब जा, गन्ने की बुआई चल रही, गेहूं को पानी चाह रहा, जो ट्रांसफार्मर फूके हुए हैं वो 3-3, 4-4 महीने नहीं मिल रहे और वो परेशान होते फिर रोजाना बिजली के दफ्तर के चक्कर लगाते हैं और हमारे कनेक्शन काट दिए जाते हैं। कनेक्शन काटने पर वो रिश्वत लेते हैं, 5-4 हज़ार रुपये लिए, कोई रसीद नहीं काटते और अपनी जेब में गिर दो। मेरा कहना यह है, जितने भी पैसे उस उपभोक्ता पर होंगे, चाहे 5,000 है या 10,000 है, वही लेने चाहिए। किसान यूनियन पटेल किसान यूनियन आई थी मेरे पास, तो उन्होंने 2 चीज़ें अपनी रखी थी। एक तो बिजली के बिल को लेके जो वसूली हो रही है और दूसरा जो गन्ने की फसल जो ख़राब हुई है, उनका कहना ये था कि हमने बीमा करवा रखा था, हमने किस्त भी दी है और हमको बीमे के एवज़ में कुछ भी नहीं मिला, जबकि हमको मिलना चाहिए था। एक तो प्रकरण ये था। दूसरा जो वसूली है, बिजली विभाग की जो वसूली है, जो बिजली के बिल हैं, उसको लेकर था। तो मैंने एसडीओ को बोला कि इनकी समस्याओं को भी ध्यान में रखते हुए जो भी जिस तरह से भी आप सहयोग कर सकते हैं, और चूँकि वसूली भी करनी है और जिस तरह से आप सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग भी करना है। ना लग रहा है, लोगों को पानी की ज़रूरत है, ट्रांसफार्मर रखे नहीं जा रहे हैं, तो बस यही हमारी रिक्वेस्ट है कि इससे मतलब इसको चीज़ को समझा जाए और काम। होली और रमजान के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पुलिस होली के त्यौहार और रमजान को लेकर सीओ मंगलौर ने ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित की, जिसने होली और रमजान को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। सीओ विवेक कुमार ने बताया कि रमजान और होली को लेकर ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित की गई। लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता घोषित हो चुकी है। पुलिस की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। लोगों में आपसी सौहार्द बनाए जाने की अपील है। खबर लक्सर से, जहां ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कोतवाली पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है। बाजार में इसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। आरोपी बरेली के फतेहगंज का रहने वाला है। आरोपी बरेली से स्मैक खरीद कर लक्सर डिलीवरी देने आया था। वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र में नशा तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और आरोपी को NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया। हरिद्वार के CDO प्रतीक जैन स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। उन्होंने लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। रोशनाबाद स्थित कार्यालय में CDO प्रतीक जैन ने बताया कि पिछले कई दिनों से स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिन वोटर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो वोटर्स हेल्पलाइन या फिर निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिला प्रशासन हरिद्वार द्वारा स्वीप कार्यक्रम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी। स्वीप, जैसा कि मैं सभी हरिद्वार के सम्मानित नागरिक जनों को बताना चाहूँगा कि स्वीप एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हमारे द्वारा वोटर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए भी प्रेरित किया जाता है और अधिक से अधिक संख्या में उनको वोट डालने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। स्वीप के लिए हम अलग अलग कॉलेज में जाके कॉलेज एम्बेसडर्स अपॉइंट करते हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, जगह जगह पे पोस्टर, बैनर इत्यादि डिस्प्ले किए जा रहे हैं ताकि वोटर्स को बहुत अच्छे से समझ आ सके कि वोट देना उनका अधिकार भी है और उनकी जिम्मेदारी भी है। और अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बताते हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा अपने क्षेत्र में नशा, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध धन की रोकथाम हेतु प्रभावी चेकिंग करने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में सिलाकुई से सघन चेकिंग के दौरान बरेली निवासी अभियुक्त फुरकान और मोहम्मद फरमान को 31,40,000 की कीमत की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।